जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हैं। यह वीडियो उन सभी कर्मचारियों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो वर्तमान में रेल कर्मचारी है और भविष्य में ट्रेन मैनेजर बनना चाहते हैं एलडीसी कोटे के थ्रू। तो उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर हम आए हैं। इस वीडियो में हम आज आपको गुड्स ट्रेन मैनेजर 15% एलडीसी कोटा का जो ओरिजिनल आंसर की है उसको सोल्व कराएंगे। यह आंसर की आपकी पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मंडल की है। तो ये कौन से मंडल की है? जबलपुर मंडल की। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय कार्मिक शाखा जबलपुर, दिनांक 9/11/2023 को आयोजित हुई थी। तो ये 15% जो एलडीसी कोटा होता है, 15% एलडीसी कोटा होता है, इसके अंतर्गत हुआ एग्जाम ये जो आपका है, इसको हम सोल्व कराएंगे और इसमें 110 क्वेश्चन आपको टोटल सोल्व कराएंगे, क्योंकि 110 क्वेश्चन ही एलडीसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन देने का हम आपको काम करेंगे और ये आपके लिए एलडीसी एग्जाम जो आगामी समय में है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि अभी सभी जोन में लगभग एलडीसी एग्जाम 15% के लिए वैकेंसी जारी कर दी गई है। तो कुछ जो जिस जोन में नहीं हुई, जिस डिवीजन में नहीं हुई, उनमें भी जल्द ही जारी कर दी जाएगी, या कुछ जोन में एग्जाम भी जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं आपका। तो देखिए, बात करते हैं हम गुड्स ट्रेन मैनेजर 15% एलडीसी कोटे में। ये लेवल 5 की नौकरी है और इसमें जो फॉर्म भर सकते हैं वो कौन भर सकते हैं? आपके पॉइंट्समैन, केबिनमैन, शंटिंग मास्टर, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट से या फिर अदर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से कोई भी, यानी कि जो एम्प्लॉय है वो लेवल 5 से यदि नीचे का कर्मचारी है तो वो उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। पर शर्त एक होनी चाहिए कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए और जो सर्विस रिकॉर्ड है कम से कम 3 वर्ष का होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में कहा है कि राजभाषा की संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो जो राजभाषा संसदीय समिति होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? ये होते हैं टोटल 30 सदस्य। इनमें से लोकसभा से 20 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य लिए जाते हैं। इस प्रकार टोटल यहाँ पर 20 सदस्य, 20 + 10 = 30 देखने को मिलते हैं। तो 30 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, 2 में कहा है कि राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार किस द्वीप समूह में आता है? तो देखिए, हमने राजभाषा से संबंधित 3-4 वीडियो अपलोड की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें सभी क्वेश्चन कवर किए हैं। यदि आपने राजभाषा कहीं से नहीं पढ़ी तो आप हमारे चैनल पर जाए और उनको ओपन करें और देखें। बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन और बहुत ही अच्छी जानकारी हमने उसमें दी है। तो देखिए, अंडमान निकोबार होता है, ये होता है कै क्षेत्र में। देखिए, राजभाषा में जो क्षेत्र समूह में बांटा गया है उसमें कै और ख समूह और ग समूह, इन 3 समूह में बांटा गया है। तो कै समूह की बात कर लीजिए जो हिंदी भाषा बोलते हैं, ख समूह की बात कर लीजिए तो हिंदी प्लस इंग्लिश बोलते हैं और ग समूह में केवल इंग्लिश बोलते हैं। तो ये इस प्रकार के क्षेत्र में बांटे गए हैं भारत को, अलग अलग राज्यों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो मंडल रेल में जो कार्यालय होता है उसकी जो राजभाषा समिति के अध्यक्ष होते हैं तो वो कौन होते हैं? मंडल रेल प्रबंधक, यानी कि DRM इसके हेड होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि अष्टम अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? देखिए, 8वीं अनुसूची है जो, उसमें टोटल 22 भाषाएं शामिल है, उनमें एक विदेशी भाषा भी शामिल है। तो वो कौन सी भाषा शामिल है? वो है नेपाली। तो नेपाली भाषा इसमें शामिल है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, 5 में कहा है कि केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो केंद्रीय हिंदी समिति होती है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय हिंदी समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, 6 में कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कितने महीने के अंतराल पर की जाती है? जो राजभाषा समिति होती है उसकी जो बैठक होती है वर्ष में कितने बार होती है? तो वो 4 बार, यानी कि प्रत्येक 3 माह पर एक बार ये समिति की, यानी कि जो मीटिंग है वो कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए, 7 में कहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं शामिल है? तो ये है 22 भाषाएं। अभी हमने पीछे भी जिक्र किया था कि कितनी भाषाएं शामिल है, तो ये कितना है? 22 भाषाएं शामिल है। जैसे आपकी
यानी कि ऊपर से देखा जाए कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी और ओडिया, मलयालम, तेलुगु, तो इस प्रकार टोटल 22 भाषाएं हैं, जिसमें नेपाली भी है, मणिपुरी, कोंकणी और डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, तो ये सब भाषाएं शामिल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी राजभाषा है और ये किस क्षेत्र में आता है? तो ये गैर क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि केवल इंग्लिश भाषी क्षेत्र है। तो जितने भी आपके 7 सिस्टर है, इनके भारत के नक्शे में जितने भी 7 सिस्टर राज्य है वो सब इसमें ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए 9 में कहा है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रवर्तित आई? तो ये कब से प्रवर्तित हुई? ये 26 जनवरी 1965 को लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए 10 में कहा है कि राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 351 से 343 से 351 तक के किस भाग में आते हैं? तो देखिए जो अनुच्छेद 343 है और 351 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं, तो ये किस में आते हैं? ये आते हैं आपके भाग 17 में। तो भाग 17 में टोटल 9 अनुच्छेद दिए गए हैं। तो भाग 17 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए 11 में कहा है कि कार्य संचालन समय सारणी डैश एवं डैश के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी की जाती है। जो आपकी कार्य संचालन समय सारणी होती है WTT वर्क टाइम टेबल, वो किसके द्वारा, किसके साइन के द्वारा, यानी कि किसके सिग्नेचर या हस्ताक्षर के द्वारा ही जारी किया जाता है? तो ये होते हैं आपके PCOM और CPTM। तो PCOM CPTM होते हैं। देखिए अब बात कर लीजिए PCOM। तो PCOM की फुल फॉर्म होती है प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर। तो आपको फुल फॉर्म बतानी है CPTM की। तो CPTM की फुल फॉर्म आपको बतानी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए 12 में कहा है कि अस्थायी गति प्रतिबंध की जानकारी डैश में होती है। तो जो अस्थायी गति प्रतिबंध होता है, यानी कि किसी स्टेशन की जो जहां से निकलनी है, सेक्शन से निकलनी है, तो उसकी जो अस्थायी गति प्रतिबंध होती है वो किस में होती है? तो वो होती है आपके SWR में, स्टेशन वर्किंग रूल में। तो SWR यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। सॉरी, वर्किंग टाइम टेबल किसमें रहती है? वर्किंग टाइम टेबल की WTT में ये रहती है, वर्किंग टाइम टेबल में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए 13 में कहा है कि SWR का पूर्ण रूप क्या है? तो SWR की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो ये स्टेशन वर्किंग रूल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, स्टेशन वर्किंग रूल। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए 14 में कहा है कि दृश्यता VTO की जानकारी कहाँ उपलब्ध होती है? तो जो VTO होती है वो किस स्टेशन के, जैसे एक पर्टिकुलर स्टेशन हुआ, कोई भी स्टेशन है, तो उसमें VTO की जानकारी या और अन्य जो सेक्शन की जानकारी है, स्टेशन के स्टेशन सीमा की जो जानकारी है, तो वो किस में होती है? वो होती है आपके SWR में। तो स्टेशन वर्किंग रूल में ये सब जानकारी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए 15 में कहा कि बुलावा सिग्नल को, यानी कि कॉलिंग ऑन सिग्नल को किसके द्वारा चिन्हित किया जाता है? तो ये किसके द्वारा चिन्हित किया जाता है? ये किया जाता है आपका सी से। तो सी मतलब कॉलिंग ऑन, इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए 16 में पूछा है कि पश्चिम मध्य रेलवे, यानी कि जबलपुर पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकृत पदाधिकारी कौन होते हैं? तो अधिकृत यानी कि ऑथोराइज जो आपके ऑफिसर्स होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं PCOM। तो PCOM इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है LHB से संबंधित। तो LHB का पूर्ण रूप क्या है? तो LHB का पूर्ण रूप आपको बताने का, LHB की फुल फॉर्म बतानी है। तो ये लिंक हाउफमैन बुश। तो लिंक हाउफमैन बुश इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए 18 में कहा है कि जबलपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक कौन होते हैं? तो जो जबलपुर मंडल है उसका जो रेल प्रबंधक है वो कौन है? तो उस समय जब ये एग्जाम हुआ था उस समय वहां के DRM कौन थे जबलपुर मंडल के? तो वो थे विवेकशील, श्री विवेकशील, इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए 19 में कहा कि अस्थायी इकहरी लाइन संचालन के समय जाने वाले प्रथम गाड़ी की, यानी कि जो जब इकहरी लाइन संचालन होता है तो उस समय जाने वाली प्रथम गाड़ी की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? तो प्रथम गाड़ी की जो स्पीड रहने वाली है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। और उसके बाद यदि सामान्य स्थिति रहती है तो जो चलने वाली गाड़ी होगी उसकी जो स्पीड होगी वो बुकड़ स्पीड से चलेगी अपनी, यानी कि जो उसकी गति होती है सामान्य गति उससे वो चलेगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में कहा कि अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने का प्राधिकार पत्र क्या होता है? जब किसी जाम लाइन पर कोई गाड़ी ली जाती है, जैसे कि किसी
गाड़ी पर यानी कि किसी लाइन पर कोई गाड़ी लेनी है, होम सिग्नल से डाउन करना है यानी कि होम सिग्नल से लेनी है, या दूसरे सेक्शन से गाड़ी को लेना है, और किसी लोड पर सीधे गाड़ी को लेना है, जाम लाइन पर गाड़ी को लेना है, तो उसके लिए जो प्राधिकार पत्र होगा वो होगा आपका T509। तो T509 के द्वारा ये गाड़ी को रिसीव किया जाएगा। T509 जारी किया जाएगा स्टेशन मास्टर के द्वारा, और पॉइंट्समैन इसको लेकर जाएंगे और उसमें प्रॉपर डेट सिग्नेचर देखकर उसको लोको पायलट को देंगे, और लोको पायलट रिसीव करेगा, और ये फिर इसमें लाइन नंबर जो जाम है उसमें लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए 21 में कहा है कि ट्रेन मैनेजर को इंजन में बुलाने के लिए प्रयुक्त होने वाली सीटी संकेत क्या है। तो जब ट्रेन मैनेजर को पीछे से आगे की ओर इंजन पर बुलाया जाता है तो लोको पायलट द्वारा कौन से सीटी कोड बजाए जाते हैं। तो ये बजाए जाते हैं 2 लंबी और 2 छोटी सीटी। तो ये इसका सीटी कोड होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए 22 में कहा है कि मालगाड़ी के इंजन में डैश मिलीमीटर तक फ्लैट टायर की सीमा होती है। जो मालगाड़ी होती है, जितनी भी आपकी गुड्स वाली गाड़ी होती है, उनमें जो फ्लैट टायर होता है, यानी फ्लैट टायर क्या होता है, जब कोई चक्का थोड़ा सा घिसकर नीचे से फ्लैट हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, फ्लैट टायर कहते हैं। तो इसकी जो अनुमानित एमएम में फ्लैट टायर की सीमा है वो कितनी है, वो 50 एमएम तक है। तो 50 एमएम तक की चल सकती है, उसके बाहर ये फ्लैट टायर माना जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 24 है, सॉरी नहीं 23। पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। यदि पुत्र की आयु वर्तमान में 15 वर्ष है तो पिता की आयु 3 वर्ष बाद क्या होगी। देखिए एक फादर है और एक सन है। अब फादर की आयु इसने कहा कि पुत्र की आयु का 3 गुना है, माना पुत्र की आयु 1 है तो ये फादर की आयु कितनी होगी, 1 गुना 3, यानी कि अब इसने कहा कि पुत्र की आयु 15 वर्ष है, ये एक की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो इसने पूछा है पिता की 3 वर्ष बाद वही आयु क्या होगी। तो देखिए जब हम इसमें 15 से गुना करेंगे तो पिता की आयु वर्तमान निकल जाएगी, यानी कि वर्तमान आयु 45 है, प्लस 3 वर्ष बाद की पूछी है तो 3 ऐड कर देंगे इसमें, ये 45 और 3 कितना हो जाएगा, 48। तो 48 वर्ष इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो इस तरीके के मैथ के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। रेलवे में संगठित कर्मचारियों से संपर्क बनाए रखने और प्रशासन के साथ उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए बनाई गई मशीन का नाम क्या है। तो ये कौन सी मशीन है जो इसके लिए बनाई गई है, तो अस्थायी बातचीत मशीन। तो अस्थायी बातचीत मशीन इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देखिए 25 में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए भारतीय रेलवे में उपयोग की जाने वाली आइसोलेशन की एक विधि है। यानी कि जो सुरक्षित ट्रेन का संचालन करना है उसके लिए आइसोलेशन बनाना पड़ेगा, यानी गाड़ी को लेने के लिए किसी स्टेशन पर आइसोलेशन की उपस्थिति होती है तो उसके लिए क्या प्रतिबंध किया गया है, तो ये किया गया है आपका ट्रैप पॉइंट। तो ट्रैप पॉइंट ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। ट्रैप पॉइंट होना जरूरी है, ठीक है। तो यदि आप वर्तमान में रेल कर्मचारी तो आपको सभी पता होगा ट्रैप पॉइंट क्या होता है, यदि आप पॉइंट्समैन या ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से संबंधित हैं। ARMV का पूर्ण रूप क्या है, तो एमवी का पूर्ण रूप इसमें बताना है। ARMV क्या होती है, देखिए एसेट रिलीफ मोटर वैन गलत, एक्सीडेंट मार्क मेडिकल वैन तो गलत, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन तो ये सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो 26 का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए 27 में कहा है कि भारतीय रेल में उपयोग किए जाने वाले लदा हुआ BLCA और बी स्टॉक की अधिकतम गति कितनी होती है। जो भारतीय रेल में BLCA होते हैं, BLCA ये जब भी लोडेड होते हैं या बी स्टॉक लोडेड होते हैं तो इनमें जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, ऑप्शन नंबर सी 100 kmph। तो 100 kmph तक की इनको चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखिए 28 में कहा है कि वर्तमान में CEO एवं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, यानी कि CEO और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो ये कौन है, जय वर्मा सिन्हा। तो जय वर्मा सिन्हा इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में कहा है कि भारतीय रेल की राष्ट्रीय अकादमी किस राज्य में स्थित है। तो भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश नहीं, तमिलनाडु नहीं, उत्तराखंड नहीं, तो ये इनमें से कोई भी नहीं इसका राइट आंसर रहेगा। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि राष्ट्रीय रेल अकादमी कहां पर स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखिए 30 में कहा है कि निम्न में से कौन सी भारतीय रेल में प्रयुक्त होने वाली ब्रेक वाहन का एक प्रकार है। तो देखिए ब्रेक वाहन का इनमें से प्रकार बताना है। तो बीपीसी क्या होता है, बीपीसी होता है आपका ब्रेक प्रेशर सर्टिफिकेट। तो ये बीपीसी ब्रेक प्रेशर सर्टिफिकेट होता है। बीटीसीएस ये नहीं होता। बीवीजेडआई, बीवीजेडआई, तो बीवीजेडआई या बीवी ब्रेक बीवी या बीजेडआई, ये सब क्या होते हैं, ब्रेक वाहन के प्रकार होते हैं। तो इसमें बीवीजेडआई इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखिए 31 में कहा है कि निम्न में से कौन सा स्टॉक भारतीय रेलवे में, इनके कौन सा स्टॉक भारतीय रेलवे में रो रो इनके रोलिंग ऑन रोलिंग ऑफ सेवा के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये कौन सा उपयोग किया जाता है, इसमें आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा MBWT। तो MBWT इसका राइट आंसर रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देखिए 32 में कहा है कि एक ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और चलते हुए 275 किलोमीटर का सफर कितने समय में तय करेगी। तो 110 की स्पीड से चल रही है और 275 किलोमीटर का इसको सफर तय करना है, तो लगने वाला समय कितना होगा। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है आपका, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय के। तो दूरी बटे समय के ये होता है। अब चाल हमको दी है 110 और दूरी कितनी दी है 275 किलोमीटर, दोनों ही किलोमीटर में है और ये भी किलोमीटर में है, और समय हमको निकालना है। तो समय बराबर यानी कि टी बराबर क्या आ जाएगा 275 बटे 110। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1 घंटा 150 मिनट इसमें निकल कर आएगा। कितना आएगा 150 मिनट, यानी कि घंटे में और मिनट में कन्वर्ट किया जाए तो 2 घंटे 30 मिनट का इसको समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। देखिए 33 में कहा है कि ट्रेन 18 क्या है। तो ट्रेन 18 एक मालगाड़ी है, नहीं। पार्सल गाड़ी है, नहीं। यात्री वाहक गाड़ी है, बिल्कुल सही। तो ट्रेन 80 ही आपका वंदे भारत का नाम था। तो ट्रेन 18 क्या है, वंदे भारत का ही एक यानी कि पैसेंजर वाहन है, यानी कि पैसेंजर कैरिंग ट्रेन है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखिए 34 में कहा है कि दो संख्याओं का अंतर 20 है, संख्याओं का गुणनफल 800 है, तो योग बताइए। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, माना वह संख्या पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो इनका अंतर कितना हुआ a माइनस बी बराबर 20 के, और a इंटू बी यानी कि गुणनफल कितना हुआ इनका 800। तो अब यहाँ से हम सोल्व करेंगे, यहाँ से हम a का मान निकाल लेंगे, तो ये b प्लस कितना हो जाएगा 20, b प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इस वैल्यू में हम यानी कि समीकरण में रखते हैं, तो a का मान कितना हुआ b प्लस 20 इंटू b बराबर 800 के। अब यहाँ से सोल्व करेंगे हम इसको, बी स्क्वायर प्लस 20b बराबर किसके हो जाएगा 800 के। तो बराबर जब हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ आ जाएगा 0। अब इसको सोल्व करते हैं, यानी कि 800 के ऐसे गुणनखंड जो गुणा करने पर 800 आए और घटाने पर कितना आना चाहिए 20। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका 40 इंटू 20। क्या होगा 40 इंटू 20, गुणा करने पर 800, घटाने पर आपका 20 बचेगा। तो बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 40b माइनस 20b माइनस 800। तो यहाँ से हम b का मान निकालेंगे, तो ये b इंटू b प्लस 40, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे हम और 20 कॉमन लेंगे तो b माइनस 40। तो इस प्रकार b की जो वैल्यू आ जाएगी वो b बराबर 20 की आ जाएगी, b माइनस 20 बराबर यानी कि 20। तो b का जो मान आया है वो कितना है 20 आया है। और a का मान निकालेंगे तो हम a का मान यहाँ पर यानी कि b का मान यहाँ पर रख देंगे, तो b का मान निकल जाएगा। तो b का मान क्या जाएगा, ये b का मान 20 है, a का मान निकालेंगे तो ये कितना जाएगा 40। तो 40 प्लस 20 बराबर कितना होगा 60 के। तो 60 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 35 नंबर क्वेश्चन है, मैथ से संबंधित एक थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एक कॉलेज में छात्र 65% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, यानी कि कॉलेज में जो परसेंटेज है छात्रों का 65% क्रिकेट खेलता है, 40% आपका टेनिस खेलते हैं, 25% कोई सा ना कोई सा गेम यानी कि दोनों में से कोई भी गेम खेलते हैं, दोनों गेम खेलते हैं। तो कोई ना गेम खेलने वाले, ना तो टेनिस और ना ही
आपका क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या बतानी है। तो देखिए इसको जब सोल्व किया जाता है तो किस तरीके से, ये आपका क्रिकेट खेलने वाले कितने छात्र हैं, 65%, ठीक है, प्लस टेनिस खेलने वाले कितने हैं, ये है 40%, और दोनों ही गेम खेलने वाले कितने कैंडिडेट हैं, तो ये कितने हैं, ये है आपके 25%। तो जब हम इसको जोड़ेंगे और इसमें से 25 माइनस घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 65 कितना हो गया आपका, 40 और 65 हो गया 105, और माइनस जब इसके 25% घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। अब 80% ये कोई ना कोई गेम खेलने वाले हैं, और कोई ना कोई नए गेम खेलने वालों की संख्या जब निकालेंगे तो हम इसको 100% से माइनस कर देंगे 80 को, तो ये कितना आ जाएगा, 20%। तो 20% इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। देखिए ये भी मैथ का अच्छा क्वेश्चन है। रोहित किसी संख्या को 2 से विभाजित करता है और करने के बजाय वह 2 से गुणा कर देता है, यानी कि उसको करने को कहा 2 से विभाजित यानी कि भाग देने को, और उसने कर दी 2 से गुणा। परिणाम संख्या सही मान का कितना प्रतिशत है। देखिए मानवीय संख्या हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। मानवीय संख्या हमने 4 ले ली या 2 भी ले सकते हैं। मानवीय संख्या 4 है। जब हमें कहा करने के लिए कि इसको 2 से भाग दो, तो हमने 2 से भाग दिया तो कितना आना चाहिए था हमारा 2, लेकिन हमने गलती क्या कर दी, हमने इसको 4 को 2 से भाग ना देकर 4 को 2 से गुणा कर दी, तो ये कितना आया, 8 आया। अब इसने कहा कि परिणामी संख्या जो हमें 8 प्राप्त हुआ है, ये मूल मान का यानी कि जो हमारा 2 आना था उसका कितना प्रतिशत है, तो उसका कितना प्रतिशत है, 8/2 गुणा 100। तो परसेंटेज निकाल लेंगे, 2 चौक 8 यानी कि 400% इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। देखिए 37 में कहा है कि संख्या का पता लगाए 5 13 25 41 डैश 85 113। तो इसमें आने वाला यानी कि नंबर क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसका एक सबसे आसान तरीका होता है कि हम इसमें माइनस यानी कि इसमें अंतर पहचाने कि 5 और 13 में कितना अंतर है, 25 41 में कितना अंतर है, 13 25 में कितना अंतर है, तो वो सब देखते हैं। देखिए 5 और 13 में कितना अंतर है, 5 और 8 13। फिर देखते हैं कि 13 और 25 में कितना अंतर है, ये है 12 का। फिर 25 और 41 में कितने का है, ये है हमारा 16 का। तो यानी कि एक सीरीज बनती जा रही है। ये सीरीज क्या बन रही है, 8 4 12 4 16 4 20। तो अगली संख्या क्या आनी चाहिए हमारे पास, 20। जब हम 41 में 20 जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 61। तो यहाँ पर जो स्थान है यहाँ पर क्या आएगा, 61 आएगा। पर हमको इसको सेटिस्फाई करने के लिए 20 से अगला नंबर क्या होगा हमारा, 16 से अगला नंबर क्या होगा 20, और 20 से अगला क्या होगा 24। तो इस प्रकार हम जब 61 में 24 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 85। तो क्या 85 अगला नंबर है, बिल्कुल सही। तो ये इस तरीके से इसको सोल्व किया जाता है। तो 61 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और चाल समय से यानी कि रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा कर रही ट्रेन में बैठा एक आदमी, जो यात्रा की स्पीड है यानी कि ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में यात्रा कर रही एक मालगाड़ी उसे पार करने में 9 सेकंड लेती है। तो मालगाड़ी 280 मीटर लंबाई है। तो मालगाड़ी जो लंबाई है 280 मीटर है, तो उसकी गति ज्ञात कीजिए। तो इसकी हमको क्या निकालनी है, गति निकालनी है। तो चाल बराबर क्या होता है, यानी कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। देखिए स्पीड कितनी है, स्पीड है यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। प्लस जब एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब कोई गाड़ी विपरीत दिशा में चलती है यानी कि एक दूसरे के आमने सामने चलती है, तो उनकी जो चाल होती है यानी कि S1 प्लस S2 ये क्या होती है, ऐड होती है। और जब समांतर चलती है, एक ही दिशा में चलती है, तो ये S1 माइनस S2 होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखें। अब देखिए इसने कहा है कि चाल कितनी दी है, तो ये दी है हमारी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी हमको निकालनी है। तो दूसरी चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माना उसको चाल को S1 मान लिया हमने, तो चाल बराबर ये हो गया। अब दूरी देखिए, जो चाल है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि किलोमीटर पर घंटा में है, और हमें जो दूरी दी है वो 280 मीटर है यानी कि मीटर में है। समय कितना दिया है, 9 सेकंड यानी कि वो सेकंड में है। तो ये भी हमको क्या है कि
छोटी वैल्यू में ही लाना पड़ेगा। तो छोटी वैल्यू में लाने के लिए चाल को हम 5/18 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। अब चाल तो होगी मेरी, दूरी कितनी है 280, और फिर समय कितना लग रहा है इसको, 9 सेकंड का समय लग रहा है। अब इसको सोल्व करते हैं, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 5 से काटेंगे ये कट जाएगा आपका 56 बार, और इसको जब हम 56 की 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना जाएगा 112, कितना आएगा 112। तो 50 प्लस S1 बराबर 112, और जब हम S1 की वैल्यू निकालेंगे तो 112 माइनस 50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 62। तो 62 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, 18 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत के अंदर खींचा जा सकने वाला वर्त, सबसे बड़ा वर्त क्या होगा। तो सबसे बड़े वर्त की इसमें क्या बतानी है, हमें क्षेत्रफल बताना है। देखिए माना कोई आयत है, माना ये एक आयत है, ठीक है। अब इसमें हमको एक सर्कल बनाना है, क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। तो उस सर्कल की हमें क्षेत्रफल बताना है, कम से कम कितना, देखिए ये हमको सर्कल बताना है, ठीक है, सर्कल का क्षेत्रफल। अब देखिए यहां से यहां तक की जो डायमेंशन है ये कितनी है, इसकी 18 है, और ये कितनी है 14 है। तो जो इसका व्यास होगा वो कितना होगा, वो होगा 14, और त्रिज्या कितनी होगी, r बराबर कितनी होगी 7 के। तो अब फॉर्मूला वही पाई आर स्क्वायर 22/7, 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 49, तो 7 7 49, और 7 से जब इसकी 22 में गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 154। तो 154 इसका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है। आप यदि समझ में ना आए तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। देखिए 40 में कहा है कि एक विक्रेता ने 1 रुपए में 6 टॉफियां खरीदी, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होगी। देखिए इसने खरीदी कितनी है, 1 रुपए में 6 टॉफी, और 20% का लाभ इसको कमाना है, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी इसको बेचनी होगी। तो यहाँ पर हम एक टॉफी की वैल्यू निकालेंगे, तो एक टॉफी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक टॉफी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1/6, कितना आएगी 1/6। तो अब इसको इस पर 20% का लाभ कमाना है, ये कॉस्ट प्राइस हुआ, और कॉस्ट प्राइस पर 20% का लाभ कमाना है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए 120/100 करना होगा। तो 120/100 हुआ, तो ये कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 0 से कट गए 0, और 2 से कट गया 5, यानी कि 2 पंजे 10। तो यहाँ पर कितना आया 1/5, यानी कि एक टॉफी की वैल्यू कितनी है 1/5 है। तो अब 1 रुपए में कितनी वैल्यू आएगी टॉफी की, तो आएगी 1 रुपए में 5 टॉफी बेचनी होगी। तो 1 रुपए में जो टॉफी कितनी बेचनी होगी, उसको 5 टॉफी बेचनी होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। देखिए 41 में कहा है कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता। तो ये किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिक के क्षेत्र में दिया जाता है, पर गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। आप मुझे कमेंट करें कि गणित के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है कि 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया। तो 2023 का ये जो नोबेल शांति पुरस्कार है, ये इसको हमें बताना है। तो ये किसको मिला है 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार, तो ये मिला है आपका नरगिस मोहम्मदी को। तो नरगिस मोहम्मदी इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र रेलवे और उनके मुख्यालय की जोड़ी को सही रूप में सत्यापित नहीं है। तो कौन सा इसमें सत्य नहीं है वो बताना है आपको। देखिए मध्य रेलवे जो आपका दक्षिण मध्य रेलवे है, यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, सिकंदराबाद, ये सत्य है। मध्य रेलवे यानी कि सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, आपका मुंबई में, ना कि भोपाल में। तो ये इसका गलत होने वाला है। साउथर्न रेलवे चेन्नई में है, यानी कि साउथर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, चेन्नई में है। और उत्तर रेलवे यानी कि एनआर का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, दिल्ली में। तो ये इस तरीके से सभी मुख्यालय आपके याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए 24 में कहा है कि शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये कब शुरू की गई थी, ये की गई थी आपके पंडित नेहरू के 100वें जन्म उत्सव पर, उस 100 यानी कि 100 वर्ष की शताब्दी पर शताब्दी ट्रेन का उद्घाटन किया गया था। और ये कब चलाई गई थी, ये चलाई गई थी 1988 में। तो 1988 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। देखिए 45 में कहा है कि निम्न में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समांतर चलती है जो तट रेखा के समुद्र से दृश्य पेश करती है। देखिए भारत का नक्शा नीचे की ओर से ऐसे है, ठीक है, और ये ठीक है। अब हमको बताना है कि कौन सी, इधर क्या है आपका अरब सागर और इधर क्या है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। हमको बताना है कि अरब सागर के समांतर चलने वाली एक रेलवे लाइन है और उस रेलवे लाइन को क्या कहा जाता है। तो ये यहाँ से चलती है और यहाँ तक ये जाती है भारत के नक्शे में। तो ये लाइन कौन सी है, ये है आपकी कोंकण रेलवे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में कहा है कि निलंबन प्रकरणों की समीक्षा होती है। तो जो निलंबन यानी कि प्रकरण होते हैं उनकी समीक्षा होती है 3 माह के बाद। 3 माह के बाद निलंबित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। देखिए 47 में कहा है कि जब DOM यानी कि DOM एक प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करने वाले कर्मचारी वाणिज्य नियम या सुरक्षा नियम का उल्लंघन करता है, यानी कि कॉमर्शियल या सेफ्टी से संबंधित किसी भी नियम का उल्लंघन करता है, तो उस संबंधित कदाचार तो उचित अनुशासनिक कार्रवाई क्या होगी। तो इसमें कौन करेगा, ये जो कार्रवाई होती है तो ये कौन करता है, ये करता है आपका DOM और सीनियर DOM। या तो DOM करेंगे या सीनियर DOM इसका इनके जो पनिशमेंट है वो देंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में कहा है कि सानवी ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी की बहन है। सानवी लड़की से क्या संबंध रखती है। देखिए सानवी ने किसको कहा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, यानी कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह जो लड़की है वह मेरे पिता यानी कि ये मैं हूं और मेरे फादर की इकलौती बहन ये इनकी इकलौती बहन है और उनकी क्या है, ये बेटी है। तो ये लड़की जो भी है ये मेरे पिता की बहन की इकलौती बेटी है। तो ये क्या हुई, बुआ की लड़की यानी कि। तो इसने पूछा है कि इसमें से क्या इसका संबंध है, तो ये क्या होगी, कजिन इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों हम आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है। तो डाइसैकेराइड देखिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री से भी संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, तो इसमें कौन सा सैकेराइड है तो ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड और फोर्थ, यानी सुक्रोज और लैक्टोज इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। देखिए 50 में कहा है कि निम्न में से कोशिका श्वसन की प्रक्रिया संचालित करता है। जो श्वसन की प्रक्रिया है वो कौन संचालित करता है, तो वो करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। कोशिकाओं में जो श्वसन का कार्य करती है वो करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। द ब्रोकन विंग्स किसने लिखी है। द ब्रोकन विंग्स किसकी पुस्तक है, तो ये हमको बताना है द ब्रोकन विंग्स किसकी पुस्तक है। तो ये है आपकी सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। देखिए 52 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई नहीं है। तो एक पुस्तक है जो इनमें से बतानी है जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी नहीं गई है। तो गबन गोदान ये सब इनके द्वारा लिखी गई है, और जो आपका है यानी कि मानसरोवर ये भी इनके द्वारा। तो गाइड इनके द्वारा नहीं लिखी गई, तो गाइड इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। तो 53 में कहा है कि क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, यानी कि किससे बने होते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के बारे में हमको बताने हैं। तो ये DNA प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, DNA प्लस प्रोटीन से। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। देखिए 54 में कहा है कि ध्वनि की गति से संबंधित गति से चलने वाली यानी कि ध्वनि की गति से अधिक गति से चलने वाली वस्तु पर गतिमान क्या होगा। तो ये क्या होगा, ये होगी यानी कि जो गति है वो ध्वनि से भी अधिक है तो तब उसको क्या बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा सुपरसोनिक। तो सुपरसोनिक बोला जाएगा। जो गति की स्पीड होती है वो आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। देखिए 55 में कहा कि केवड़िया रेलवे स्टेशन का पूरा नाम क्या है। तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का पूरा
नया नाम क्या है, सॉरी नया नाम बताना है केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम। तो केवड़िया स्टेशन का नया नाम बताना है तो ये क्या होगा आपका, ये है एकांत नगर, तो एकता नगर, सॉरी एकता नगर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। देखिए 56 में कहा है कि 49 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर आयाम वाले घनाभ में लोहे के ठोस टुकड़े को एक ठोस गोले के रूप में बदला जाता है, तो गोले की त्रिज्या बतानी है। यानी कि एक आयाम है जो एक घनाभ आकार का है इस तरीके का, और ये ठोस है, तो हमें बताना है कि इसको पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है और गोले का हमको बतानी है त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आयतन जो वॉल्यूम होता है उसको क्या करना होता है, बराबर करना होता है। तो इधर का वॉल्यूम बराबर, यानी कि ये है आपका घनाभ, घनाभ का वॉल्यूम बराबर किसके होगा, ये होगा गोले के। तो जो गोले का वॉल्यूम है उसके बराबर करना होगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, LBH लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इधर क्या होता है 4/3 पाई r3। तो ये होता है। अब देखिए ये हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। वॉल्यूम का यानी कि इसका गोले का वॉल्यूम क्या होगा, तो ये होगा 4/3 पाई, पाई का मान क्या होता है 22/7, और हमको r की वैल्यू ही निकालनी है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 22 से यानी 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, तो ये कट जाएगा। और ये 4 दूनी 8, कितना हुआ 4 दूनी 8, और 8 तिया कितना हो गया 24 हुआ। अब देखिए हमारे पास बचा क्या यहाँ पर 49 गुना 3 गुना 3, और ये 7 भी इनके साथ में आ जाएगा तो 7, तो ये आ जाएगा r3। जब हम इसको सोल्व करेंगे देखिए 49 को तोड़ लेते हैं, तो इसको क्या करते हैं 7 गुना 7 में तोड़ देते हैं, और क्यूब है तो 3 का पेयर बनाना है, तो 7 का पेयर 1 3 है, यानी कि 1 2 3 7 है, गुणा यहाँ पर जो 3 है वो भी कितने हैं 3 है, 1 2 और एक ये वाला 3, तो यहाँ पर भी कितने 3 है, तो r की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 21। तो r की वैल्यू कितनी आएगी 21, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 57, देखिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं जो कि मैथ से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि एक ठोस सिलेंडर जिसकी त्रिज्या r है, एक सिलेंडर है जो कि ठोस है, वो त्रिज्या कितनी है इसकी r है, ऊंचाई कितनी है h है, को समान लंबाई और त्रिज्या वाले दूसरे सिलेंडर के ऊपर रखा जाता है, तो इस प्रकार की बनी आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि सेम इसी प्रकार का एक और यहाँ पर सिलेंडर के ऊपर रखा जाता है, तो तब बनने वाली नई इसके सिलेंडर की जो आकृति है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बताना है, तो ये होगा आपका 4 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। देखिए 58 में कहा है कि ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन थे। तो जो ओलंपिक पदक जिसने जीता है वो पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे, तो वो हमको बताना है। तो ये कौन थे, साइना नेहवाल। तो साइना नेहवाल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 में कहा है कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। तो जो मैराथन दौड़ होती है उसकी दूरी कितनी होती है, वो होती है 42.195 किलोमीटर। तो 42.195 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। देखिए 60 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी, यानी कि कौन कंप्यूटर में डेटा सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि डेटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी बीट होती है, बाइट होती है, या फिर निब्बल होती है, बाइट होती है। तो ये क्या होती है, बीट। तो बीट इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उर्वरकों में उपलब्ध नहीं होता। तो इनमें से जो खाद होते हैं, इनके जो यूरिया होता है, खाद होते हैं, तो उसमें कौन सा उपलब्ध नहीं होता। तो वो होता है, देखिए नाइट्रोजन उसमें होता है, फास्फोरस उसमें होता है, पोटेशियम उसमें होता है, पर लोहा उसमें नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। देखिए 62 में कहा है कि
चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स पैरामाउंट। तो पैरामाउंट का आपको साइनोनिम्स बताना है। तो पैरामाउंट का साइनोनिम्स क्या रहने वाला है? वेरी इंपॉर्टेंट, वाइड एंड एग्जीक्यूटिव, एक्सटेंसिव, या अबव अदर इन रैंक ऑफ अथॉरिटीज, फेमस। तो इसमें से कौन सा रहने वाला है ये आपको बताना है। तो ये क्या रहेगा? अबव अदर्स इन रैंक ऑफ अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। देखिए 63 में कहा है कि चूज द करेक्ट साइनोनिम्स, यानी कि साइनोनिम्स बताना है। तो किसका बताना है? ये पैरासाइट का। तो पैरासाइट का इसमें बताना है। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है इसका? क्वेश्चन नंबर 63 का तो ये रहेगा आपका वन दैट क्लाइंग्स। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 में कहा है कि चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि यहाँ पर क्या बताना है? एंटोनियम बताना है। किसका? रेडिएट का। तो रेडिएट का इसमें एंटोनियम्स बताना है। तो 64 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा? यानी कि रेडिएट का आपको बताना है, इसमें एंटोनियम्स बताना है। तो ये क्या होगा? एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। देखिए 65 में कहा है कि चूज ऑफ द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर भी एंटोनियम बताना है। किसका? फुलफिल्ड का। तो इसका क्या राइट आंसर रहने वाला है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 65 का। तो 4 ऑप्शन दिए आपको बताना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ये है निडी। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। देखिए 66 में कहा है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जो उत्तरी ध्रुव थे, यानी कि जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, यानी कि ये वाला ध्रुव है, इस पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन रहे? तो ये कौन रहे इसमें आपको बताना है। तो ये रहे आपके रॉबर्ट पियरी। तो रॉबर्ट पियरी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। देखिए 67 में कहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देशों के प्रमुख सदस्य निम्नलिखित में कौन से थे? तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें दो, यानी कि दो पार्टी थी, एक तो मित्र संघ और एक दूरी संघ। तो दो तरीके के इसमें जो राष्ट्र थे वो बने हुए थे। तो हमको बताना है कि मित्र संघ में कौन सम्मिलित था। तो कौन कौन इसमें सम्मिलित थे वो बताने आपको। तो ये रहने वाले आपके ब्रिटेन और रूस, क्योंकि फ्रांस क्या था? अपोजिट साइड में था, यानी कि दूरी राष्ट्र का सदस्य था। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। देखिए 68 में कहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हमको बतानी है। यदि आपने इतिहास पढ़ा है, यानी कि जीके पढ़ी है इतिहास के बारे में, तो आपको जरूर पता होगा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई थी। तो ये किसके बीच लड़ी गई थी ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका अकबर और हेमू के बीच। तो ये किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। देखिए 69 में कहा है कि स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष अमेरिका में विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो किस समय लिया था? ये लिया था आपका 1995 में। तो 69 का जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? 1893 में। 1893 में। तो ये कब लिया था? ये 1893 में लिया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 में कहा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया? ये मंडूकोपनिषद से लिया गया है। तो मंडूकोपनिषद इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 में कहा है कि पुंगी डैश राज्यों में संबंधित एक नृत्य शैली है। तो पुंगी कहाँ का है? तो यानी कि 71 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? वो रहने वाला है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पुंगी एक राज्य के नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72 में कहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समभुज की ऊंचाई क्या होगी? त्रिभुज की ऊंचाई, समभुज त्रिभुज की। तो इसमें 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समभुज, देखिए ये एक समभुज है। समभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं समान होती है। सो इस समभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। ये 5 होगी, ये 5 होगी, ये भी 5 होगी। समद्विबाहु की 3 भुजाएं क्या होती है? समद्विबाहु अलग अलग होती है, जिसमें 2 भुजाएं समान और एक भुजाएं अलग होती है समद्विबाहु में। तो इसमें बताना है कि समबाहु त्रिभुज में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई हमको बतानी है। तो ऊंचाई क्या रहने वाली है इसका? तो ये रहने वाली है आपकी 4.33। तो 4.33 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका ए। ये रहने वाले हैं। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा है कि ट्रेन में आग लगने के दौरान जलता हुआ कोच
जाएगा। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका अलग किया जाएगा, जलने दिया जाएगा, अलगाव के बिना आग बुझा दिया जाएगा। तो ये क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा। सबसे पहले क्या है, इसको अलग किया जाएगा। तो 73 का ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं कि पी डब्ल्यू बी का फुल फॉर्म हमको बताने हैं। तो ये क्या रहने वाला है, पार्सल वजन बिल, पार्सल वे बिल, आवधि वे बिल, आवधिक वजन बिल। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका पार्सल वे बिल। तो पार्सल वे बिल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 में कहा कि दुर्घटना के समय डबल निकास वाले स्टेशन से ARMV, जहां पर डबल लाइन है वहां पर ARME निकालने के लिए टर्नआउट का समय क्या रहेगा। तो ARME निकालने के लिए जो समय रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, 15 मिनट का। तो 15 मिनट का ये समय रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। देखिए 76 में कहा है कि इंटरलॉक स्टेशन के SWR पर किन किन लोगों के हस्ताक्षर होते हैं। जो इंटरलॉक स्टेशन होते हैं उन पर जो SWR होता है उनका, तो उस पर किस किस के हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो वो किए जाते हैं आपके सीनियर डीओम प्लस सीनियर DSTE। तो सीनियर डीओम आपके ऑपरेटिंग यानी कि विभाग के कर्मचारी होते हैं, और DSTE ये होते हैं आपके सिग्नल विभाग के अधिकारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। देखिए 77 में कहा है कि 700 को A, B तथा C के बीच इस प्रकार बांटा गया कि A को B का आधा मिले और B को C का आधा मिले। C का हिस्सा कितना होगा। तो A, B, C ये 3 व्यक्ति है, इनमें 700 रुपए बांटने हैं। तो किस प्रकार बांटने हैं कि इनमें से C का हिस्सा बताना है। लेकिन इनका जो बांटने का तरीका है वो क्या है कि A को B का आधा मिले, जो A को मिले वो B का कितना मिले, आधा मिले। माना B के पास कितना है, B के पास 4 है, तो A को कितना मिलना चाहिए, इसका आधा। तो इसका आधा कितना होगा, 2। तो A को कितना मिला, 2। और इसने कहा है कि जो B को मिलने वाला है वो C का आधा मिलेगा। B को कितना मिलेगा, C का आधा। यानी कि C के पास कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब इनका जो टोटल ये हो गया वो कितने के बराबर होना चाहिए, 700 के। तो 700 इंटू हमको निकालना है C का हिस्सा। तो C का हिस्सा कितना है, 8वां हिस्सा। कितने का, 8 और 4 12 और 2 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ से काटेंगे तो 14 पंजे 70, यानी कि 50, और 50 की जब 8 में गुणा करेंगे तो ये कितना रहेगा, 400। तो 400 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। देखिए 78 में कहा है कि ट्रैफिक कॉरिडोर ब्लॉक का उल्लंघन डैश में किया जाता है। जो ट्रैफिक कॉरिडोर होते हैं उनका जो ब्लॉक उल्लंघन होगा वो किस में किया जाएगा। तो वो किया जाएगा आपका WTT में, यानी कि वर्क टाइम टेबल में। तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। इसमें कहा कि रख रखाव के लिए उपलब्ध मंडल और पर विशेष खंड में अनुक्रमित मेल एक्सप्रेस पैसेंजर गाड़ियों के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है, 2 गाड़ियों के समय अंतराल को रख रखाव के लिए, तो ये कहा जाता है आपका कॉरिडोर ब्लॉक। तो इसको क्या कहा जाता है, कॉरिडोर ब्लॉक। कॉरिडोर ब्लॉक इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। एक मैदान के चारों ओर एक गोलाकार पथ है। प्रिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगी। कितनी मिनट लगी प्रिया को, 18 मिनट। हरीश को 12 मिनट लगी। हरीश को कितनी लगी, 12 मिनट लगी। अब इसने कहा यदि वे दोनों एक ही बिंदु पर एक ही समय में शुरू करते हैं तो एक ही दिशा में जाते हैं तो वे कितने समय बाद मिलेंगे। तो कितने समय बाद मिलेंगे, तो इसका क्या निकालना है, हमको एलसीएम निकाल देना है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 36। तो 36 मिनट इसका राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। तो 80 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81 में कहा है कि रेलवे वैगनों पर विलंब शुल्क कितना होता है, यानी कि जो आपका डैमरेज शुल्क होता है वो कितना होता है। तो वो होता है, यानी कि जो डैमरेज शुल्क होता है वो किस पर होता है, क्षतिग्रस्त चार्ज, वैगनों को रोकने का चार्ज, वैगन पर बीमा शुल्क, भूमि किराया शुल्क। तो ये बताना है हमको। तो ये क्या होता है, वैगनों को रोकने का चार्ज। डैमरेज शुल्क क्या होता है, यानी कि ये होता है वैगनों को रोकने का चार्ज। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। देखिए 82 में कहा है कि पैसा रुपए से संबंधित है तो किलोमीटर किससे संबंधित है। देखिए किलोमीटर किसकी जो छोटी इकाई है। देखिए ये तो किलोमीटर हो गया, ये बड़ी इकाई हो गया, और ये रुपया हो गया, यहाँ पर ये बड़ी इकाई हो गया।
यहाँ पर पैसा छोटी इकाई है, तो यहाँ पर इसकी छोटी इकाई क्या होगी, मीटर होगी। तो मीटर के बाद ही किलोमीटर आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में कहा है कि सौम्या उत्तर की दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है। तो मानो सौम्या यहाँ पर खड़ी है और ये उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, ऊपर की ओर उत्तर, इधर क्या होता है पूर्व, और इधर क्या होता है पश्चिम, और नीचे क्या होता है दक्षिण। अब इसने कहा कि 75 किलोमीटर की दूरी ऊपर की ओर तय करी इसने, यानी कि उत्तर की ओर कितने की चलिए, 75। फिर अपने बाईं ओर मुड़ती है, तो बाईं ओर मुड़ेगी तो 25 किलोमीटर चलेगी। तो बाईं किधर है, इधर, कितना चली, 25 किलोमीटर। पुनः बाईं ओर चलती है और 80 किलोमीटर जाती है, तो ये कहाँ जाएगी, यहाँ पर चली कितना, ये 80, क्योंकि 75 तो यहाँ तक था, 5 किलोमीटर आगे चलेगी। अतः वह 45 डिग्री के कोण पर दाईं ओर मुड़ती है, तो ये किधर जाती है, 45 डिग्री कोण पर दाईं ओर। तो इसका दायां किधर होगा, ये कितना जाती है, 45 डिग्री। अंततः वह किस दिशा में बढ़ रही है, तो ये कौन सी दिशा हुई, इधर तो पश्चिम हुई और इधर दक्षिण हुई, तो ये क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी 83 का राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से दिशा वाले क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। देखिए 84 में कहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग है, उलटकर बनाई गई संख्या जो है वो 54 कम है। कितनी है, 54 कम है। तो हमको बताना है परिवर्तित संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना इनके अंकों का योग कितना है, a प्लस b बराबर कितना है, 10 है। और पलटकर बनाई गई संख्या के अंकों का योग कितना है, इनके a माइनस b। देखिए जब भी ये शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो a माइनस बी कर ये जो आपको 54 मिलेगा, इसको 9 से भाग देना है। 9 से, यानी कोई भी जो संख्या होगी उसको 9 से भाग देना है, वो हमेशा 9 का ही मल्टीपल होगी। तो a माइनस बी कितना है, 9 6 की 54, यानी कि 54 को क्या किया, 9 से भाग किया। तब हमको a और b का मान निकालना है, तो a माइनस बी यहाँ पर रखेंगे, तो ये कितना जाएगा, 6। जब हम a का वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस बी, यानी कि इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, 10 6 16, 16 का आधा कितना हुआ, 8। और a माइनस बी यानी कि b का मान निकालेंगे, तो इनको अंतर निकाला, यानी कि 10 माइनस 6, इनका अंतर बटे 2। तो 10 और 10 में से 6 का कितना बचा, 4, और 4 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस प्रकार बनने वाली संख्या क्या होगी, आपकी होगी 8 और 2। तो 8 और 2 यानी कि 82 इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब हम देखिए, हम इसको सेटिस्फाई भी करते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या, अंकों का योग कितना है, 10 है। तो a यानी कि एक संख्या कितनी है, 8 है, दूसरी संख्या कितनी है, 2 है। तो 8 और 2 10 हुआ। और उलटकर बनाई गई संख्या, तो उलटकर बनने वाली संख्या क्या होगी, 28। तो बनने वाली संख्या से 54 कम है। क्या 82 माइनस 28 कितना आता है, 54 आता है। तो 12 में से 8 गया 4, और 7 में से 2 गया 5, तो ये 54 इसका राइट आंसर रहेगा। आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि चारों ऑप्शनों को ऐसे रखकर सोल्व कर सकते हैं। जैसे 73 है, अंकों का योग 10 है, और जब घटाएंगे यानी कि क्या बनेगा, उलटकर नंबर 37 बनेगा। घटाने पर क्या 54 आता है, तो ये इसमें चेक करते हैं, तो ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। देखिए 85 में कहा है कि दुर्घटना के समय ART को चलने के लिए दिन तथा रात के समय कितना निर्धारित किया गया है। जब ART चलती है आपकी, ये तो एक्सीडेंट रिलीफ वाहन होती है, यानी कि ट्रेन होती है, इसको दिन और रात में चलने के लिए जो समय निर्धारित किया गया है वह कितना होता है, तो वो आपको बताना है इसमें। तो ये रहता है आपका 30 मिनट तो दिन में और 45 मिनट रात में, तो 30 और 45 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 में कहा कि SPAD स्पाड का पूरा नाम क्या है, तो यानी कि सिग्नल को पार करना ही स्पाड कहलाता है, यानी कि सिग्नल पासिंग एंड डेंजरिंग, तो सिग्नल पास इन डेंजर। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 में कहा है कि सी क्लास ओडीसी क्या होता है, ये होता है ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट। तो ये जो आपका ओडीसी होता है सी टाइप का, इसमें प्राधिकृत क्या है, प्राधिकारी क्या होता है, देने का प्राधिकार क्या है, तो जो स्वीकृति देता है इसको चलाने के लिए वो कौन अधिकारी होते हैं। तो सी टाइप जो आपका ओडीसी होता है उसमें गाड़ी को चलाने के लिए कौन अधिकारी इसको परमिशन देता है, तो वो कौन होते हैं, वो होते हैं आपके कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। तो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS, तो CRS इसका राइट आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 में कहा है कि आर देखिए आर ओ योजना सबसे पहले किसने शुरू की गई थी? तो ये कहां पर शुरू की गई थी आर ओ योजना? तो ये शुरू की गई थी आपकी कोंकण रेलवे। तो कोंकण रेलवे इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। बोगी निरीक्षण कार प्रशासनिक के लिए वाहन कोड क्या है? तो देखिए जो आपकी इंस्पेक्शन कार होती है उसके लिए जो प्रशासनिक के लिए वाहन कोड होता है वो क्या होता है? तो यानी कि आर ए बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आर ए। तो 89 का जो आंसर रहने वाला है, सॉरी आरसी, क्या रहेगा? आरसी। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90 में कहा है कि जबलपुर मंडल में स्थित दुबरीको रेलवे स्टेशन का कोड क्या है? तो दुबरी कला जो है, दुबरी कला है, इसका आपको कोड बताना है। तो स्टेशन कोड भी इसमें पूछे जाते हैं। तो दुबरी कला का स्टेशन कोड क्या रहने वाला है ये आपको इसमें बताना है। तो इसका रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, BARD। तो दुबरी कला का जो कोड रहेगा BARD रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। देखिए 91 में कहा है कि यदि 15 सितंबर को शुक्रवार है तो उस माह के शनिवार और रविवार होंगे। तो देखिए 15 सितंबर को क्या हुआ? शुक्रवार। तो 15 को क्या हुआ? शुक्रवार। 16 को शनिवार। तो एक तो 16 हुआ और एक शनिवार और एक रविवार कब हुआ? 17 में। ठीक है। अब 17 यानी कि 16 में से 7 गया, कितना बचेगा आपका? 9। एक शनिवार 9 पर हुआ। एक शनिवार कब होगा आपका? 9 में से 7 गया 2, यानी कि 2 तारीख का होगा। तो 1 2 3, यानी कि एक 2 तारीख का, एक 9 तारीख का, एक 16 तारीख का। और 16 और 7 कितना हुआ? 23 हुआ। तो एक शनिवार 23 का होगा। तो एक शनिवार कब का हुआ? 23 का हुआ। और नेक्स्ट शनिवार कब का होगा ये उसमें बताना है। तो देखिए कितने हुए इसमें? 4 हुए। कितने हुए? 4 हुए हैं शनिवार। और रविवार भी ऐसे ही निकालना है। तो टोटल इसमें कितने शनिवार रविवार रहने वाले हैं? तो ये जो आपके शनिवार और रविवार रहने वाले हैं ये रहने वाले हैं आपके 5 शनिवार और 4 रविवार। तो 5 शनिवार और 4 रविवार इसमें राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। देखिए 92 में कहा है कि हाइट गेज डैश की सुरक्षा के लिए, यानी कि किसकी सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं? तो ये किसकी? OHG की। तो OHG यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो 92 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। 93 में कहा है कि दिव्यांश 5 फीट लंबा है। जो दिव्यांश है वो कितना है? 5 फीट लंबा है। उसने देखा कि उसकी छाया 3 फीट लंबी है। जो उसकी परछाई है वो कितनी है? 3 फीट लंबी है। फिर वह अपने स्कूल की इमारत की छाया को देखता है। उसके स्कूल की इमारत की जो छाया है वो कितनी है? 30 की है। स्कूल की जो परछाई है वो कितनी है? 30 की है। तो उसके स्कूल की इमारत की लंबाई इसमें बतानी है। तो स्कूल के इमारत की लंबाई हमको बतानी है। तो देखिए 5 फुट इसकी लंबाई हुई और इमारत की जो लंबाई हुई वो हमको निकालनी है, प्लस जो इसकी परछाई की लंबाई हुई व्यक्ति की वो 3 हुई और इसकी जो बिल्डिंग है उसकी जो परछाई हुई वो कितनी हुई? 30 हुई। तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा? इमारत की जो परछाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 50 फीट आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो व्यक्ति के नीचे जो परछाई है परछाई के नीचे और जो व्यक्ति की हाइट है वो हाइट के नीचे रखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 94, कांटे का एक सिरा डिसकनेक्शन है तो दूसरे सिरे को क्या माना जाएगा? तो ये भी डिस्कनेक्ट ही माना जाएगा। ठीक है। तो ये डिस्कनेक्टर माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। 95 में कहा है कि कांटे यानी कि कांटा संकेत डैश की स्थिति की जानकारी के लिए है। तो ये किसके लिए है? ये किसकी स्थिति के लिए है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कांटे, ऑप्शन नंबर बी। कांटे संकेत जो होते हैं इनके रूट पॉइंट इंडिकेटर इंडिकेशन। RAM का पूर्ण रूप क्या है? तो RAM का पूर्ण रूप बताना है, यानी कि रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी।
तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। देखिए 97 में कहा है कि RRI का पूर्ण रूप क्या है। तो RRI का पूर्ण रूप इसमें बताना है। तो RRI का पूर्ण रूप क्या होगा, रूट रिले इंटरलॉकिंग। तो रूट रिले इंटरलॉकिंग इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। इसमें क्या है कि अवधात का पहला घंटा क्या होता है। तो अवधात का पहला घंटा क्या कहलाता है। तो ये गोल्डन ओवर। तो ये क्या होता है, गोल्डन ओवर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 99। 110 क्वेश्चन है, हम इसमें कंप्लीट करेंगे, बस जल्दी आपके कंप्लीट होने वाले 5 मिनट से 10 मिनट में। तो रेल संरक्षा आयुक्त के अधीन है। तो रेल संरक्षा जो आयुक्त है वो किसके अधीन होता है। तो रेल मंत्रालय के अधीन आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 100 में कहा है कि ओडीसी कितने वर्ग में होते हैं। तो ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, A, B, C। 3 टाइप के ओडीसी होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। 101 में कहा है कि रोक सिग्नल यानी कि स्टॉप सिग्नल खराब होने पर ऑन की स्थिति में पार करने के लिए प्राधिकार पत्र क्या होगा। तो ऑन की स्थिति में जब रोक सिग्नल को पार किया जाता है तो उसके लिए क्या जारी किया जाता है, 3693B। इसको स्टेशन मास्टर द्वारा जारी किया जाता है। जिस स्टेशन के ऑन सिग्नल पर रोका जाता है उसी स्टेशन का स्टेशन मास्टर इसको जारी करता है पॉइंट्समैन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। 102 में कहा है कि निम्न में से कौन सा डाटा का एक स्टोरेज माध्यम नहीं है। तो डाटा स्टोरेज का माध्यम नहीं है, हार्ड डिस्क इसका है, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। ये डाटा संग्रह नहीं है, बाकी ये सब क्या है, डाटा संग्रह डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। 103 में कहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है। तो इनमें से बताना है कि श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिनों के समय में होता है। तो ये इसमें बताना है। देखिए प्रकाश संश्लेषण दिन के समय में होता है और श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। वे जानवर क्या कहलाते हैं जो पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी। तो वे सर्वाहारी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। 105 में कहा है कि विभिन्न हार्मोनों का उत्पादन करने वाली ग्रंथियों के समूह को क्या कहा जाता है। जो हार्मोन्स उत्पन्न करती है उन ग्रंथियों के समूह को क्या कहा जाता है। तो वे क्या कहलाती है, आपकी अंतःस्रावित ग्रंथि। तो अंतःस्रावित तंत्र कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। देखिए 106 क्वेश्चन में एक सीधी रेखा पर डैश कितने अंश का कोण बन सकता है। ये एक सीधी रेखा है तो इस पर कितने अंश का कोण बनेगा, ये 180 का। तो 180 डिग्री का कोण इसको बन सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 3 लड़कों की औसत आयु 15 है। तो 3 बॉय है, उनकी जो औसत आयु है वो कितनी है, 15 है। यदि उनकी आयु का अनुपात 3, 5, 7 है तो सबसे छोटे लड़के की उम्र क्या होगी। तो जब हम एक ये हुआ 3 व्यक्तियों की आयु का औसत, और जब हम इनका टोटल योग निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम 3 की गुणा कर देंगे तो ये कितना जाएगा, 45। तो तीनों की जो छात्रों की आयु है यानी कि जिन 3 बच्चों की जो टोटल आयु है वो कितनी है, 45। हमको बतानी है सबसे छोटे वाले की। तो जो अनुपात में सबसे छोटा होगा वही व्यक्ति भी उम्र में छोटा होगा। तो यहाँ पर 45 को हमने इसमें डिवाइड करेंगे तो सबसे छोटा कौन है, इसमें 3 है। और इनको जब जोड़ेंगे 3 और 7 10 और 5 15, तो 15 तिया 45, तो 3 तिया 9। सबसे छोटे व्यक्ति की जो आयु है सॉरी वो कितनी हो जाएगी, 9 गुणा 3, सॉरी 9 हो जाएगी। कितनी आ जाएगी, 9। ये 9 इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। 108 में कहा है कि क्वेश्चन नोटिस स्टेशन की जानकारी में दी जाती है। तो जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन नोटिस स्टेशन होता है कि जानकारी में दी जाती है, किस में होता है इसकी जानकारी, यानी कि कौन को क्वेश्चन नोटिस स्टेशन होता है। क्वेश्चन नोटिस जो स्टेशन होगा वो कौन होगा, जो क्वेश्चन को जारी करता है। जो स्टेशन क्वेश्चन को जारी करता है वही क्वेश्चन नोटिस स्टेशन कहलाता है। तो ये कौन करता है, WTT यानी कि वर्क टाइम टेबल में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 109 मेटेरियल ट्रेन एक डैश गाड़ी होती है। तो ये कैसी होती है,
ये एक मटेरियल जो ट्रेन होती है, विभागीय गाड़ी या ब्रेक डाउन या इनमें से कोई नहीं, तो ये होती है आपकी विभागीय गाड़ी। तो विभागीय गाड़ी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 110 क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सामग्री गाड़ी की जो सामग्री गाड़ी होती है उसका इंचार्ज कौन होता है? तो गाड़ी का गार्ड, गाड़ी का चालक, इंजीनियरिंग के पदाधिकारी या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो इंचार्ज होता है सामग्री गाड़ी का वो कौन होता है? इंजीनियरिंग विभाग का पदाधिकारी। तो इंजीनियरिंग विभाग का पदाधिकारी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसमें हमने 110 क्वेश्चन कवर किए हैं और बहुत अच्छा सॉल्यूशन हमने आपको दिया है इसमें। तो वीडियो को जरूर पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आपने और अन्य वीडियो देखनी है इन्फॉर्मेशन संबंधित रेलवे की तो हमारे चैनल से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो सॉल्यूशन कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, कोई क्वेश्चन गलत है तो वो भी मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी।